गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय चैनल बायोलॉजी विद शीतल मैम। मैंने आपको 12th क्लास की बायो का द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में करवा दिया था यहाँ पे। अब जो हम करेंगे आगे गैमेटोजेनेसिस। क्या करेंगे? गैमेटोजेनेसिस। की गैमेटोजेनेसिस क्या होती है? देखो, गैमेटोजेनेसिस का मतलब होता है कि गैमेट्स का बनना। जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन होना, बनना किसी चीज़ का, और गैमेटो मतलब गैमेट्स का बनना। इसी वर्ड से हमें पता चल रहा है कि गैमेटोजेनेसिस का मतलब क्या होता है? गैमेट का बनना। मेल और फीमेल के गैमेट्स के फॉर्मेशन होना ही गैमेटोजेनेसिस होता है। द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स, जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स होते हैं मेल में टेस्टिस होते हैं, और फीमेल क्या 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 होते हैं? ओवरीज होते हैं। दे रिप्रोड्यूस दी, क्या ये क्या बनाते हैं? ये बनाते हैं गैमेट्स। मेल में क्या बनेंगे? स्पर्म, और फीमेल में क्या बनेंगे? ओव्यूम। तो क्या हम देखते हैं आगे, जो ये प्रोसेस होता है कि स्पर्म और ओव्यूम का बनना, हम इसको क्या कहते हैं? गैमेटोजेनेसिस। इन टेस्टिस द इमेच्योर मेल जर्म सेल्स स्पर्मेटोगोनिया प्रोड्यूस स्पर्म्स बाय। ये बोलता है कि जो टेस्टिस में क्या होता है, जो मेल जर्म सेल्स होती हैं जिनको हम स्पर्मेटोगोनिया बोलते हैं, वे प्रोड्यूस करेंगी क्या? स्पर्मेटोजेनेसिस। जो स्पर्मेटोजेनेगोनिया होता है, गोनिया, वो क्या प्रोड्यूस करेगा? स्पर्म्स बनाएगा। क्या बनाएगा? स्पर्म्स बनाएंगे। और हमने देखा कि जो इस प्रोसेस को हम बाय स्पर्मेटोजेनेसिस, इसको हम क्या कहते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। दैट बिगेन्स एट प्यूबर्टी, जो कि प्यूबर्टी की एज में ही स्टार्ट हो जाता है। अगर आपको मेरे पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है, आपको ये वैल्यू देती है वीडियो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और बेल आइकन बटन को प्रेस कीजिएगा। तो द स्पर्मेटोगोनिया के बारे में बात करेंगे हम क्या देखते हैं कि जो स्पर्मेटोगोनिया प्रेजेंट ऑन द इनसाइड वॉल ऑफ द सेमिनिफेरस ट्यूबल्स, जो सेमिनिफेरस ट्यूबल्स होती हैं उनके अंदर प्रेजेंट होता है स्पर्मेटोगोनिया। मल्टीप्लाई बाय माइटोटिक डिवीजन। किससे मल्टीप्लाई, कौन से डिवीजन यूज करती है? माइटोटिक डिवीजन होती है। एंड इंक्रीज इन नंबर, और ये नंबर्स होते हैं, मतलब ये नंबर्स में बढ़ जाते हैं स्पर्मेटोगोनिया। ये स्पर्मेटोगोनिया इज डिप्लॉयड एंड कंटेन 46 क्रोमोसोम्स। जो स्पर्मेटोगोनियम होते हैं वे क्या होते हैं? 46 क्रोमोसोम्स। कितने में होते हैं? 46 में होते हैं। जो हमारे स्पर्मेटोगोनियम में होते हैं वे क्या होते हैं? 46 क्रोमोसोम्स। कंटेन 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, क्योंकि वो डिप्लॉयड होते हैं। सम ऑफ द स्पर्मेटोगोनियम कॉल्ड प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। कुछ स्पर्मेटोगोनियम को हम प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स भी बोलते हैं। प्रीडक्टली अंडरगो मियोसिस, और जो फिर बाद में मियोसिस डिवीजन करता है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स कंप्लीट द फर्स्ट मियोटिक डिवीजन। जो पहला स्पर्मेटोसाइट होता है वो फर्स्ट मियोटिक डिवीजन कंप्लीट करेगा, जिसको हम रिडक्शन डिवीजन कहते हैं। लीडिंग टू फॉर्मेशन टू इक्वल हैप्लॉइड सेल्स कार्ड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, जो कि क्या बनाएगा? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनाएगा। देखो यहाँ पर पहले स्पर्मेटोगोनिया है, फिर ये किस में डिवीजन हो गई? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में बना है। और क्या है ये? हैप्लॉइड होगा। ये क्या होगा? हैप्लॉइड होगा स्पर्मेटोसाइट, ये होगा हैप्लॉइड। आगे देखो, विच हैव ओनली 23 क्रोमोसोम्स, जिसके पास 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। इसके पास कितने होते हैं क्रोमोसोम्स? 23 होते हैं। यहाँ पर देखियो, इसके पास होंगे 23 और इसके पास थे 46। क्यों? क्योंकि डिवीज़न कर दिया इन्होंने, मेयोटिक डिवीजन से रिडक्शन डिवीजन हो गई है, जिसकी वजह से जो क्रोमोसोम्स नंबर हैं वो भी हाफ हो जाते हैं। द सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट अंडरगो द सेकंड मेयोटिक डिवीजन टू प्रोड्यूस द 4 इक्वल हैप्लॉइड स्पर्मेटिड। अब ये भी क्या करेंगे? स्पर्मेटिड्स में डिवाइड करेंगे, मतलब मेयोटिक डिवीजन करके स्पर्मेटिड्स बना देते हैं। क्या बनाते हैं? स्पर्मेटिड्स। व्हाट वुड बी द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन द स्पर्मेटिड्स। अब आपको ये बताना है कि जो स्पर्मेटिड्स में क्या क्रोमोसोम्स नंबर कितने होंगे। 10 स्पर्मेटिड्स आर ट्रांसफॉर्म इनटू स्पर्मेटोजोआ। अब ये स्पर्मेटिड हैं, स्पर्मेटोजोआ में ट्रांसफर हो जाएंगे। इनको हम क्या कहते हैं? स्पर्म्स कहते हैं। ये देखो यहाँ पर क्या है? ये स्पर्म्स हैं। बाय द प्रोसेस कॉल्ड स्पर्मियोजेनेसिस। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। आफ्टर स्पर्मियोजेनेसिस, इसके बाद क्या स्टेप होता है? रीड पढ़ेंगे इसके बारे में। स्पर्म्स हैड बिकम एम्बेडेड इन द सर्टोली सेल। जो स्पर्म्स के हेड होते हैं वो कहाँ पर ऐसे झुके हुए हैं? ये सर्टोली सेल के अंदर ऐसे झुके हुए हैं। एंड आर फाइनली रिलीज्ड फ्रॉम द सेमिनिफेरस ट्यूबल्स बाय द प्रोसेस कॉल्ड एज स्पर्मिएशन। जो भी इनको रिलीज करना होता है ना, जब यहाँ से ये रिलीज होकर बाहर जाते हैं तो हम इसको क्या बोलते हैं? स्पर्मिएशन बोलेंगे। हम क्या बोलेंगे इसको? स्पर्मिएशन।
स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट्स एट द एज ऑफ द प्यूबर्टी। जो स्पर्मेटोजेनेसिस है वो कब स्टार्ट हो जाएगी? प्यूबर्टी की एज में स्टार्ट हो जाती है। जो स्पर्म बनने स्टार्ट होते हैं बॉयज़ में, वो प्यूबर्टी की एज में 12 से लेकर 14 की एज में स्टार्ट हो जाते हैं। ड्यू टू सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द सिक्रीशन ऑफ गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। यहाँ पर देखो ये हार्मोन है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जिसकी वजह से स्पर्म्स का बनना स्टार्ट हो जाता है। जैसे इफ यू रिकॉल इज ए हाइपोथैलेमिक हार्मोन। ये कौन सा हार्मोन है? हाइपोथैलेमिक हार्मोन है, हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है। द इंक्रीज्ड लेवल ऑफ GnRH देन एक्ट at the anterior pituitary gland and stimulate the secretion of two gonadotropin luteinizing hormone and follicle stimulating hormone। जब क्या होता है, जो GnRH होता है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है, जो वो क्या होगा, जब उसका लेवल इंक्रीज हो जाता है तो वो दो हार्मोन्स को रिलीज करेगा, दो हार्मोन्स को एक्टिव करता है, कि स्टिमुलेट करता है उनको, कि दो कौन से दो हार्मोन, लुटेनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, दो हार्मोन्स को वो एक्टिव करता है, स्टिमुलेट करता है, बनाता है, एक्ट ऑन द लीडिंग सेल्स एंड स्टिमुलेट सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ एंड्रोजन। ये जो दोनों हार्मोन होते हैं ये लीडिंग सेल्स के पास जाते हैं और उसको स्टिमुलेट करते हैं, किसके लिए? एंड्रोजन सिक्रीशन के लिए। और जो एंड्रोजन होता है इन स्टिमुलेट्स द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटो, जो कि एंड्रोजन होगा वो क्या करेगा? स्पर्मेटोजेनेसिस को बढ़ावा देता है, कि अब स्पर्म्स का बनना ज़रूरी है, अब स्पर्म्स बनेंगे। स्पर्म्स किसकी वजह से बने? एंड्रोजन की वजह से। एंड्रोजन कहाँ से आया है? ये लीडिंग सेल से आया है। लीडिंग सेल्स को एक्टिव किसने किया है? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ने और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ने इसको एक्टिव किया है। यहाँ पर देखो, सबसे पहले GnRH जो गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन था वो एक्टिव हुआ, वहाँ से उसका बनना स्टार्ट हुआ, जो कि हाइपोथैलेमिक हार्मोन है। उसने क्या किया? दो हार्मोन्स को रिलीज़ किया, लुटेनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को। और जब ये दोनों हार्मोन्स बॉडी में रिलीज हुए तो उन्होंने क्या कहा? कि लीडिंग सेल्स को एक्टिव कहा, कि करा कि उन्होंने कहा लीडिंग सेल को कि चलो आप स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए कुछ बनाओ। उसने क्या बनाया? एंड्रोजन हार्मोन बनाया। क्या बनाया उसने? लीडिंग सेल ने एंड्रोजन बनाया। एंड्रोजन ने क्या किया? स्टिमुलेट किया, किसको? स्पर्मेटोजेनेसिस को, यानी कि स्पर्म्स बनने को बढ़ावा दिया, कि अब स्पर्म्स बनने चाहिए। किसने बढ़ावा दिया? एंड्रोजन हार्मोन ने। कौन सा? ये एंड्रोजन ने। FSH क्या है? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है। एक्ट ऑन द सर्टोली सेल एंड, ये सर्टोली सेल के ऊपर एक्ट करता है और कहता है सिक्रीट सम फैक्टर्स। ये FSH है ना, सर्टोली सेल्स के ऊपर एक्ट करके बोलेगा कि ऐसे हार्मोन्स को, ऐसे फैक्टर्स को बनाओ जो कि हेल्प करेंगे स्पर्मियोजेनेसिस में, स्पर्म्स में हेल्प करें, स्पर्म्स के बनने में हेल्प करे। जो हमारा ये FSH है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइज, इसको सर्टोली सेल्स को एक्टिव करता है जाके और कहता है कि ऐसे कुछ फैक्टर बनाओ जो हमारे स्पर्मियोजेनेसिस है, जो स्पर्म्स बन रहे हैं, उसको बढ़ावा दे। तो क्या होता है? लेटेस्ट स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। अब हम आगे पढ़ते हैं कि स्पर्म्स के भी कुछ पार्ट्स होते हैं, स्ट्रक्चर होते हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि क्या क्या पार्ट हैं स्पर्म्स के। यहाँ देखो, इट इज़ ए माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर कंपोज्ड ऑफ हेड, नेक, मिडल पीस एंड टेल। ये भी 3 हिस्सों में बांटा गया है। एक तो टेल है, हेड है, नेक है और मिडल पीस है। इनको 4 हिस्सों में बांट दिया गया, स्पर्म को 4 हिस्सों में बांट दिया गया। अब इनके फंक्शन भी पढ़ेंगे हम कि क्या क्या फंक्शन है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन डेवलप द होल बॉडी ऑफ स्पर्म। एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है चारों तरफ। एक तो पहले कौन सी मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो उसको कवर करके रखती है। आगे बोलता है स्पर्म हेड कंसिस्ट एन इलोंगेटेड हैप्लोइड न्यूक्लियस। अब जो ये हेड है ना, इसके पास क्या होता है? एक न्यूक्लियस होता है। ये रहा देखो, इसके अंदर क्या मिलेगा? न्यूक्लियस मिलेगा। द एंटीरियर पोर्शन ऑफ विच इज कवर्ड बाय ए कैप लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एक्रोसोम। और ये जो न्यूक्लियस होता है ना, ये एक्रोसोम, इसके ऊपर क्या प्रेजेंट होता है? एक कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, ऐसा टोपी से बनी हुई है ऊपर, जिसको हम क्या बोलते हैं? एक्रोसोम बोलते हैं। द एक्रोसोम आर फिल्ड विद द एंजाइम्स दैट हेल्प फर्टिलाइजेशन ऑफ द स्पर्म ऑफ द ओव्यूम। ये देखो, जो एक्रोसोम में ना ऐसा फ्लूइड होता है जो मदद करेगा, जो हेल्प करेगा फर्टिलाइजेशन में, कि ये जब क्या करेगा? फर्टिलाइजेशन में हेल्प करेगा। ओव्यूम के साथ जब फर्टिलाइजेशन होगा ना, स्पर्म को मिलेगा ओव्यूम से, तो कौन हेल्प करेगा? एक्रोसोम ही हेल्प करेगा। द मिडल पीस पोसेस न्यूमरस माइटोकॉन्ड्रिया। जो मिडल पीस है, इसके पास बहुत सारा माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है, विच प्रोड्यूस एनर्जी फॉर द मूवमेंट ऑफ टेल। जो कि एनर्जी देते हैं। क्या देते हैं? एनर्जी देते हैं, कि एनर्जी लो और काम करना शुरू कर दो।
कौन कहेगा? ये माइटोकॉन्ड्रिया। ये क्या देंगे? एनर्जी देते हैं। किसको? टेल को, कि मूवमेंट स्टार्ट करो, अब जल्दी से यहाँ से निकलो और अपनी मूवमेंट स्टार्ट कर दो, ताकि ये मूवमेंट में एनर्जी की ज़रूरत होती है। और एनर्जी कौन देता है? माइटोकॉन्ड्रिया देता है। और बोलता है फैसिलिटेट स्पर्म मोटिलिटी, द ह्यूमन मेल एजैकुलेट अबाउट 200 to 200 to 300 मिलियन स्पर्म्स ड्यूरिंग ए क्वाइटस ऑफ विच। ये बोलता है जब ह्यूमन मेल है ना 200 से 300 मिलियन स्पर्म्स निकालता है, जब वो क्या करते हैं, जब वो नॉर्मल फर्टिलिटी रेट, ये एक नॉर्मल क्वाइटस के टाइम पर, जब ये फर्टिलाइजेशन का टाइम होता है, जब मेंस के फर्टिलाइजेशन का टाइम होगा, तब क्या करता है कि ये 200 से लेकर 300 मिलियन स्पर्म्स का प्रोडक्शन करता है, कि नॉर्मल ये फर्टिलिटी रेट होता है मेल्स के लिए। आगे देखते हैं हम, एट लीस्ट 60% स्पर्म्स मस्ट हैव नॉर्मल शेप एंड साइज। जो 60% स्पर्म्स होते हैं ना, उनके पास ही नॉर्मल शेप और साइज मिलता है। और 40% जो स्पर्म्स रह जाते हैं मस्ट शो विग्रेस मोर्टेलिटी। ऐसी मोर्टेलिटी दिखाते हैं कि वो चल नहीं पाते, फिर उनके पास प्रॉब्लम से ही मिलेगी। स्पर्म्स रिलीज्ड फ्रॉम द सेमिनिफेरस ट्यूबल। स्पर्म्स कहाँ से निकले? सेमिनिफेरस ट्यूबल से निकलते हैं। आर ट्रांसपोर्टेड बाय एसेसरी डक्ट। और किससे ट्रांसफ़र हुए? एसेसरी डक्ट से। सिक्रेशन ऑफ एपिडाइडमस। अब ही बोलता है जो सिक्रेशन जहाँ से होता है, देखो एपिडाइडमस हुआ से डिफरेंसा सेमिनिफेरस वेसल्स। ये मैंने आपको पीछे वाली वीडियो में करवा रखा है, इसके बारे में पूरा का पूरा डायग्राम बता रखा है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। अगर आपने नहीं देखा तो मेरी वीडियोस को जाकर देख सकते हो, उसमें सारी चीज़ें मैंने डिटेल में करवा रखी हैं। मेरे चैनल पे ये वीडियोस हैं और मैं इसका लिंक अपने इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूँगी। यहाँ देखो, आर एसेंशियल फॉर मैच्योरेशन एंड मोर्टेलिटी ऑफ स्पर्म। ये जो सारे के सारे पार्ट्स होते हैं ना, यहाँ से जो सिक्रेशन होता है ये स्पर्म्स के लिए बहुत ज़रूरी होता है। स्पर्म्स में जो मूवमेंट करेगा ना, उसके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ से इसके सिक्रेशन से होता है। द सेमिनल प्लाज्मा अलोंग विद द स्पर्म्स कॉन्स्टिट्यूट सीमन। अब जो स्पर्म्स निकलते हैं उनके साथ एक प्लाज्मा लाइक फ्लूइड भी होता है, उस फ्लूइड में ही प्रेजेंट होते हैं स्पर्म, और उस फ्लूइड को हम क्या कहते हैं? सीमन कहते हैं। क्या कहते हैं हम? सीमन, जिसमें स्पर्म्स प्रेजेंट होते हैं। द फंक्शन ऑफ द मेल सेक्स, मेल एसेसरी डक्ट्स एंड ग्लैंड्स आर मेंटेन्ड बाय द टेस्टिकुलर हॉर्मोन्स। जो फंक्शन होता है ना मेल एसेसरी डक्ट्स का और ग्लैंड्स का, कौन मेंटेन करके रखता है इनको? एंड्रोजन हार्मोन। कौन सा हार्मोन? एंड्रोजन हार्मोन। इसके लिए ये ज़रूरी होता है, यही इसको कंट्रोल करके रखेगा। अभी हम आगे देखते हैं। द प्रोसेस ऑफ द फर्टिलाइजेशन, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेल ऑफ फीमेल गैमेट इज कॉल्ड oogenesis। आप जो फीमेल में ओव्यूम बनता है उसको हम क्या कहते हैं? उस प्रोसेस को हम कहते हैं oogenesis। देखो जो मेल और फीमेल का पार्ट भी मैंने बिल्कुल दोनों का डिटेल में करवा रखा है, आप मेरी वीडियोस को जाकर देख सकते हो। मेल के लिए अलग से फैक्टर्स प्रेजेंट होते हैं, फीमेल के लिए अलग फैक्टर प्रेजेंट होते हैं जो उनके फॉर्मेशन को हेल्प करता है। जैसे ओव्यूम बनेगा तो उसके लिए अलग ही हार्मोन्स रिलीज होते हैं, उनके लिए जो चाहिए होता है। विच इज़ मार्क्ड डिफरेंट फ्रॉम स्पर्मेटोजेनेसिस। ये बोलता है देखो यहाँ पर जो oogenesis होता है, ओव्यूम का बनना और स्पर्म का बनना दोनों ही अलग अलग चीज़ें हैं, अलग अलग ही काम है, दोनों में अलग अलग फैक्टर्स लगते हैं। oogenesis इज इनिशिएटेड ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेज विच ए कपल ऑफ मिलियन गैमेट्स मदर सेल। ये बोलता है आर फॉर्म्ड विथ इट्स फेटल ओवरी, नो मोर oogonia आर फेल्ट देयर आर। ये बोलता है कि जो फीमेल्स होती हैं उनकी जो फीटल जो ओवरी होती है तभी से ही ये जो प्रेजेंट होते हैं, क्या प्रेजेंट होते हैं? मदर सेल्स oogonia वगैरह प्रेजेंट होती हैं, पहले से ही एग सेल्स प्रेजेंट होती हैं उनके अंदर। बाद में आफ्टर द बर्थ देयर इज़ नो चेंज इन दीज ओवरी, मतलब ओवरी के अंदर पहले से ही जन्म से ही ये चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। दीज सेल्स स्टार्ट डिवीज़न, जो ये सेल्स जो प्रेजेंट होती हैं उसके बाद ये डिवीज़न करना स्टार्ट कर देती हैं और क्या करती हैं? प्रोफेज 1 में एंटर कर जाती हैं। प्रोफेज 1 स्टेज होती है हमारी मियोसिस की स्टेज होती है ऑफ द मियोटिक डिवीज़न। देखो मियोटिक डिवीज़न की, मियोसिस को ही मियोटिक डिवीज़न कहते हैं। एंड गेट टेम्परेली रेस्टेड एट दिस स्टेज, और कुछ टाइम तक वो इसी स्टेज में रहती हैं, कॉल्ड प्राइमरी oocytes। और जो यहाँ पर जो मतलब प्रेजेंट oogonia में जो ये oocytes बन रहे हैं ना, इसको हम प्राइमरी oocytes कहते हैं। इज प्राइमरी oocytes देन गेट सराउंडेड बाय ए लेयर ऑफ ग्रेनुलोसा सेल्स कॉल्ड द प्राइमरी फॉलिक्यूल्स। जो प्राइमरी oocytes होते हैं यहाँ पर कुछ टाइम के लिए सराउंड, मतलब इनके पास एक लेयर होती है, उसको हम क्या कहते हैं? प्राइमरी
फॉलिकल्स, यहाँ पर देखो डायग्राम में ये ब्लड वेसल्स दिखा रखी है, प्राइमरी फॉलिकल्स, यहाँ देखो प्राइमरी oocytes प्रेजेंट हैं, जहाँ पर प्राइमरी फॉलिकल्स प्रेजेंट है, यहाँ देखो ये रहे प्राइमरी फॉलिकल्स। फिर यहाँ पर इसके जो मैच्योर हो रहा है, आगे डेवलपमेंट हो रही है, टर्शरी फॉलिक्यूल बना रहा है, फिर ग्राफियन फॉलिक्यूल, फिर ओवियम रिलीज हुआ और कॉर्पस ल्यूटियम। यहाँ पर इसके बारे में अभी देखो यहाँ पर पढ़ाते हैं डिटेल में। यहाँ पर बोला है ए लार्ज नंबर ऑफ दीज फॉलिक्यूल्स जनरेट ड्यूरिंग द फेज फ्रॉम बर्थ टू प्यूबर्टी। बर्थ से लेकर प्यूबर्टी तक प्राइमरी फॉलिक्यूल्स का जो रिलीज ये ना फॉलिक्यूल डीजनरेट ड्यूरिंग दिस, मतलब काफ़ी हद तक ये डीजनरेट हो जाते हैं। और एट प्यूबर्टी, और जो प्यूबर्टी का टाइम आता है गर्ल्स का, एट ओनली 60,000 to 80,000 प्राइमरी फॉलिकल्स आर लेफ्ट इन ईच ओवरी। बहुत सारे तो डीजनरेट हो गए, ख़त्म हो गए, लेकिन 60,000 to 80,000 कुछ प्राइमरी फॉलिकल्स होते हैं वो ओवरी में अभी भी बचे हुए हैं। द प्राइमरी फॉलिकल्स, जो प्राइमरी फॉलिकल्स हैं, गेट सराउंडेड बाय मोर लेयर ऑफ ग्रैनुलोसा सेल। जो प्राइमरी फॉलिकल्स हैं उनके चारों तरफ कौन सी सेल बता रहे हैं, ग्रैनुलोसा सेल्स हैं जो प्रेजेंट हैं। एनियोथिका एंड आर कॉल्ड द सेकेंडरी फॉलिकल्स, जिसकी वजह से अब क्या हुआ, जो प्राइमरी oocyte से प्राइमरी फॉलिकल्स थे वो किस में बदल गए, सेकेंडरी फॉलिकल्स में बदल गए, चेंज हो गए हैं। द सेकेंडरी फॉलिकल सून ट्रांसफॉर्म इनटू ए टर्शरी फॉलिकल। अब जो सेकेंडरी फॉलिकल है वो किस में बदलेगा, टर्शरी फॉलिकल में बदलेगा। विच इज करेक्टराइज्ड बाय फ्लूइड फील्ड कॉल्ड एंट्रियम। जो फ्लूइड होता है ना इसके अंदर एंट्रियम, उसके ये करेक्टरिस्टिक्स है कि इसके अंदर कौन सा फ्लूइड होगा, एंट्रियम नाम का फ्लूइड होता है। द थिका लेयर इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू एन इनर थिका इंटरना एंड आउटर थिका एक्सटर्ना। इसके पास दो लेयर होती हैं, एक तो थिका इंटरना और बाहर वाली होती है थिका एक्सटर्ना। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू ड्रा योर अटेंशन दैट इट इज़ दिस स्टेज that the primary oocytes within the tertiary follicles grow in size and complete its first meiotic division। ये बोलता है जो प्राइमरी oocytes होता है, जो कि टर्शरी oocytes में फॉलिकल में चेंज होता है, तो ये अपनी पहली मेयोटिक डिवीजन को कंप्लीट कर देता है तब तक के लिए। इट इज अनइक्वल डिवीजन, ये एक नॉर्मल इक्वल डिवीजन नहीं होती, अनइक्वल होती है, इक्वली डिवीजन नहीं होती है इसमें। रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ ए लार्ज हैप्लॉइड सेकेंडरी oocyte, जहाँ से क्या बनकर निकल के बाहर आते हैं, सेकेंडरी oocytes। क्या बनकर निकल के आएंगे बाहर, सेकेंडरी oocytes। देखो यहाँ पर मैंने बताया प्राइमरी, ये रहा है प्राइमरी, अभी 1 मिनट रखिए, ये है प्राइमरी फॉलिक्यूल्स। टर्शरी फॉलिक्यूल्स में चेंज हुए, ग्राफियन फॉलिक्यूल्स यहाँ पर था, यहाँ पर हमने देखा ओवियम का रिलीजेशन हुआ। अब ये बोलता है कि जो प्राइमरी सेकेंडरी oocytes एंड ए टीनी फर्स्ट पोलर बॉडी जो रिलीज हुई, यहाँ पर बोलता है जो मेयोटिक डिवीजन से क्या बना कि जो सेकेंडरी oocyte बने और पोलर बॉडीज बनी। द सेकेंडरी oocytes रिटेन बल्क ऑफ द न्यूट्रिएंट्स रिच साइटोप्लाज्म ऑफ द प्राइमरी oocyte। जो सेकेंडरी oocyte है उसके अंदर ना क्या रहेगा, साइटोप्लाज्म में न्यूट्रिएंट भी रहेंगे जो कि प्राइमरी oocyte से इसको मिलते हैं। Thus the first polar body born out of the first meiotic division divide further और degenerate। जो पहली पोलर बॉडी होगी वो meiotic डिवीजन करेगी, चाहे तो वो डिजेनरेट हो जाएगी या फिर बार बार डिवीजन करती रहती है। एट प्रेजेंट वी आर नॉट वेरी सर्टेन अबाउट दिस। अभी तक हमें इसके बारे में अच्छे से पता भी नहीं है, ये बोल रहा है आपकी बुक में। द टर्शरी फॉलिक्यूल्स फर्दर चेंजेस इनटू द मैच्योर फॉलिक्यूल और ग्राफिन फॉलिक्यूल। जो टर्शरी फॉलिक्यूल होगा वो किस में बदल जाएगा, ग्राफिन फॉलिक्यूल में चेंज हो जाता है। और क्या बोलता है, द सेकेंडरी oocytes फॉर्म्स ए न्यू मेम्ब्रेन कॉल्ड जोना पेलुसिडा। और जो सेकेंडरी oocyte है वो कौन सी लेयर बना के लिए तैयार हो जाता है, जोना पेलुसिडा लेयर बनाता है। अब यहाँ पर देखो, सराउंडेड द ग्राफिन फॉलिकल्स नाउ रैप्चर्स टू रिलीज द सेकेंडरी oocyte। जो ग्राफिन फॉलिक्यूल है ये यहाँ देखो, ये रैप्चर होकर सेकेंडरी oocyte रिलीज कर देता है एंड फ्रॉम द ओवरी बाय द प्रोसेस कॉल्ड ओव्यूलेशन। जो एग बनकर तैयार हुआ है, ओव्यूम बनकर तैयार हुआ है, अब उसको रिलीज करने का समय आ गया। ओव्यूलेशन के टाइम पे एग रिलीज हो जाता है। यहाँ पर ये देखो डायग्राम में ये सारी चीज़ें दिखा रखी हैं। और अब यहाँ देखो क्या है कि जो मेल और फीमेल में oogenesis और स्पर्मेटोजेनेसिस में जो क्रोमोसोम्स में कौन सी मियोसिस और कौन सी मियोटिक डिवीजन हुई, क्या हुआ यहाँ पर बता रखा है। देखो पहले क्या होता है, प्यूबर्टी के टाइम पर यहाँ पर देखो स्पर्मेटोगोनिया प्रेजेंट है, यहाँ पर क्या है, oogonia प्रेजेंट है। ये माइटोसिस डिवीजन करी इसने और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाया।
इसने प्राइमरी oocyte बनाया, और इसने फिर फर्स्ट मियोटिक डिवीजन करके सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनाया, और इसने क्या बनाया, सेकेंडरी oocyte बना दिया। यहाँ पर स्पर्मेटिड बनाया इसने सेकंड मियोटिक डिवीजन करके, इसने ओव्यूम बनाया, और इसने फिर बनाया स्पर्मेटोजोआ। इसमें एक स्टेप एक्स्ट्रा इसमें कम है, यहाँ पर एक स्टेप कम होगा और यहाँ पर एक स्टेप एक्स्ट्रा है, क्योंकि इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी करके स्पर्मेटिड भी बनेगा और फिर जाकर स्पर्मेटोजोआ बनेगा डिफ्रेंशिएशन करके। यहाँ पर देखो क्रोमोसोम्स के नंबर कितने हैं, पहले 46 है, फिर डिवीज़न हो गई मियोटिक डिवीज़न, इससे 23 हाफ हो गए। तो जो हमारे ये गैमेट्स होते हैं हैप्लॉइड होते हैं, क्या होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि मियोटिक डिवीज़न होती है, इनके अंदर जो क्रोमोसोम्स नंबर होते हैं वे हाफ हो जाते हैं। अगर आपने मेरी पीछे वाली वीडियो नहीं देखी तो वो ज़रूर जाकर देखना, उसमें मैंने आपको सारा डिटेल में करवा रखा है। और तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर ज़रूर करना। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। आगे वाली वीडियो में करेंगे। थैंक यू।